स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे कोशिका का सेकेंड पार्ट है ये। पहला इससे पहले के वीडियो में कोशिका के बारे में समझे थे, कोशिका का खोज किसने किया और कोशिका का ऊपर पर देखे थे कि कोशिका होता क्या है, कार्य क्या है, सभी चीज़ों को समझे थे पूरा डिटेल से। पिछला वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में देखेंगे कोशिका के अंग। कोशिका के अंग देखेंगे कौन कौन सा अंग होता है कोशिका के अंदर। तो चलिए यहाँ पे 4 अंग लिखे हुए हैं, और भी अंग आता है ना, तो आगे देखेंगे। फिलहाल ये 4 को देखते हैं। पहला कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये क्या होता है देखिए, तो कोशिका जो होता है, जैसे मान के चलिए ये कोई कोशिका है, ठीक है, तो ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो होता है दोनों तरह के कोशिका में पाया जाता है, मानव कोशिका और जंतु कोशिका में। लेकिन थोड़ा सा फर्क है। जैसे अगर ये जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका का सबसे बाहर वाला झिल्ली जो है, सबसे बाहरी झिल्ली, वही झिल्ली होता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। जंतु कोशिका का सबसे बाहर वाला झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। सबसे बाहर वाला जो कवरिंग है कोशिका है ये, और इसके बाहर जो कवर किया हुआ है, जो लेमिनेशन समझ किया हुआ है बाहर, तो वो बाहरी लेमिनेशन को, बाहरी कवरिंग को प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं, ये जंतु में। और यही अगर बात करें पौधों में, यानी पादप कोशिका में, पेड़ पौधों वाले कोशिका में, तो पेड़ पौधा का कोशिका में सबसे बाहर में एक और झिल्ली होता है जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के अंदर एक पतला झिल्ली होता है जिसको कहेंगे कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो पौधा में याद रखिएगा कोशिका झिल्ली जो है सेकेंड लास्ट है ना। पौधा में कोशिका झिल्ली क्या है, तो जैसे ये है जंतु में अंदर वाला कोशिका झिल्ली, तो इसके बाहर एक परत रहेगा, किसमें, ये बाहर से एक परत और रहेगा, इसको बोलेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अगर ये कोशिका पौधा वाला कोशिका है तो इसका बाहर का झिल्ली, एक मोटा झिल्ली बाहर में रहता है, उसको कहेंगे कोशिका भित्ति। और इसके अंदर जो ब्लू वाला दिख रहा है, इसका अंदर वाला एक झिल्ली है, वो है कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पौधा की बात करें तो सेकेंड वाला झिल्ली कोशिका झिल्ली, और पौधा बोलते हैं जंतु में, जीव जंतु में सबसे बाहर वाला झिल्ली कोशिका झिल्ली कहलाता है, ठीक है। तो जीव जंतु में, क्योंकि जीव जंतु का जो, जीवों का जो कोशिका है वो थोड़ा छोटा कोशिका होता है, तो इसीलिए इसमें एक ही कवरिंग है, एक ही लेमिनेशन किया हुआ है। और पौधों का कोशिका थोड़ा बड़ा होता है, तो वहाँ चीज़ भी बड़े बड़े होंगे, वजनदार होगा, तो वजनदार चीज़ के लिए, बड़ा चीज़ के लिए डबल लेमिनेशन किया गया है। तो डबल लेमिनेशन जो बाहर वाला है उसको कोशिका भित्ति, अंदर वाला जो है पतला वाला झिल्ली उसको कोशिका झिल्ली, ठीक है। उसके बाद ये जो बना हुआ होता है किस चीज़ का बना होता है, तो ये तो समझ में आ गया कि पादप और जंतु दोनों में होता है। ये बना होता है प्रोटीन, प्रोटीन इसमें 50% होता है, 50% प्रोटीन होता है, लिपिड 40% होता है, और कार्बोहाइड्रेट 2 से 10% तक होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये लिपिड 40-50 इस तरह से मतलब रहता है, कोई फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इसलिए 210 है, तो है ना। तो यही लगभग अनुपात में रहता है, प्रोटीन 50, लिपिड 40, कार्बोहाइड्रेट 2 से 10%। उसके बाद बात करें इसका काम क्या है, कोशिका झिल्ली का क्या काम है। तो देखिए कोशिका झिल्ली का काम को समझिए। सबसे पहले जैसे कोशिका झिल्ली का क्या काम है, तो देखिए जैसे मानव शरीर में या कोई भी सजीव है उसके शरीर में कितना कोशिका है, तो अरबों खरबों कोशिका है, 1-2 कोशिका तो है नहीं। अब अरबों खरबों कोशिका, यानी एक उंगली में खाली बात करें तो हमको लगता है लाखों कोशिका होगा, हजारों कोशिका होगा। अब ये सब कोशिका कैसे पता चल रहा है कि अलग अलग कोशिका है। जैसे कोई चीज़, बहुत सारा चीज़ जमा हुआ है, जैसे यहाँ पे, जैसे मान चलिए
थोड़ा जूम करके बड़ा ही कोशिका कर देते हैं, जैसे ये एक कोशिका हो गया, एक कोशिका यहाँ, एक कोशिका यहाँ, इस तरह से सामने सामने होगा कोशिका, इस तरह से कोशिका भरा हुआ है पूरा। अब ये कोशिका कैसे पता चल रहा है कि ये एक ठो कोशिका है, ये एक ठो, ये एक ठो, ये एक ठो, कैसे पता चल रहा है? तो ये वाला इसका बॉर्डर से पता चल रहा है। ये बॉर्डर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक कोशिका, यहाँ से यहाँ तक एक कोशिका, यहाँ से यहाँ तक एक कोशिका, ये एक कोशिका। तो अगर ये बॉर्डर ना रहता, यही बॉर्डर को तो क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। तो ये कोशिका झिल्ली नहीं रहता, मान चलिए कोशिका झिल्ली हटा देते हैं, अभी क्या हो गया? तो एक ही कोशिका हो गया। यहाँ से भी कोशिका झिल्ली हटा दी है, कैसे पता चलेगा कितना है? ये तो एक एक बन गया, ये एक हो गया। सब कोशिका झिल्ली को हटा देंगे, यानी ये बॉर्डर का काम करता है। अगर उसको हटा देंगे तो फिर क्या होगा? सब एक दूसरे में मिल जाएंगे, पानी जैसे, लिक्विड जैसे सब क्या होगा? मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन कोशिका कहाँ है, कौन क्या है, मतलब पूरा शरीर में एक ही कोशिका हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो ये झिल्ली क्या करता है? सेपरेशन का काम करता है, बॉर्डर का काम करता है, यानी सेपरेट कर दिया। हाँ, यहाँ से यहाँ तक एक कोशिका, यहाँ से यहाँ तक एक कोशिका, ये नहीं रहेगा, इसे देखिए मिटा दिए, तो कैसे पता चलेगा एक कोशिका है? ये तो दोनों मिल गया। इसी तरह पूरा शरीर का कोशिका का, अगर कोशिका झिल्ली ही नहीं रहता तो फिर वो उसका जो अंग है कोशिका के अंदर का अंग, वो सब मिल जाएगा एक दूसरे से, यानी पता नहीं चलेगा कि एक कोशिका है कि दो कोशिका कि तीन कोशिका, यानी पूरा शरीर में कहा जाएगा तो एक ही कोशिका हो जाएगा अगर सेल मेम्ब्रेन ना रहे। ठीक है, तो ये मेन काम क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, एक कोशिका दूसरे कोशिका सेपरेशन कर रहा है। ठीक, तो एक काम समझ में आ गया, ये काम समझ में आ गया, सेपरेशन जिसको बाउंड्री कहते हैं। हाँ, सेपरेशन या बाउंड्री फ्रॉम ICE ये क्या होता है? तो देखिए, इंटरनल सेलुलर इन्वायरमेंट, इंटरनल सेलुलर इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल सेलुलर इन्वायरमेंट, यानी सेल के अंदर का इन्वायरमेंट और सेल का बाहर का इन्वायरमेंट से ये सेपरेट करता है, या कह सकते हैं कि एक कोशिका को दूसरे कोशिका से भी सेपरेशन का काम करता है। ठीक है, तो इसको देख के डराना नहीं, इस शॉर्ट में लिख दिए इंटरनल सेलुलर इन्वायरमेंट यानी सेल के अंदर का इन्वायरमेंट, और एक्सटर्नल सेलुलर इन्वायरमेंट यानी सेल के बाहर का इन्वायरमेंट से वो सेपरेट करता है, इसको अलग करता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि दो कोशिकाओं को एक दूसरे से सेपरेशन का काम करता है ये कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ना रहे तो पूरा शरीर में कहा जाएगा कि एक ही कोशिका है, सब मिल जाएंगे आपस में। ठीक, तो ये पहला काम समझ में आ गया, सेपरेशन का काम कर रहा है बाउंड्री। दूसरा इसको देखिए यहाँ पे, इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। हिंदी में बात करें तो चयनात्मक परागमय झिल्ली, या इसको अर्ध परागमय झिल्ली भी कहते हैं। तो ये जो झिल्ली है, तो इसका जो झिल्ली है यानी जो बॉर्डर दिख रहा है वही है कोशिका झिल्ली, और इस कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, या उसको हिंदी में कहते हैं चयनात्मक परागमय झिल्ली। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, स्कूल लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चयनात्मक परागमय झिल्ली या अर्ध परागमय झिल्ली किसे कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली को। और क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं तो उसको समझिए। देखिए, चयनात्मक परागमय, यहाँ नाम से देखिए समझ में आ रहा है कि चयनात्मक, चयन माने चुनना, तो चुनने की शक्ति इसके अंदर होती है, चुनने की शक्ति, मतलब कौन इसके लिए अच्छा है कौन खराब है उसको ये चुन सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। सिलेक्टिवली यानी सिलेक्ट करने की इसमें क्षमता है, इसमें वो क्षमता है, इसके अंदर वो ताकत है कि वो किसी चीज़ को समझ सकता है कि ये मेरे काबिल है या नहीं है। चयनात्मक परागमय है, मतलब चयन कर सकता है, चुन सकता है, तो जो इसके लायक होगा उसको आने देगा अंदर, और इसके अंदर का जो इसके खराब होगी यानी इसके काबिल नहीं बचा तो उसको बाहर कर देता है। तो इसीलिए इसको चयनात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं। क्या करता है ये? लाभ, अच्छे चीज़ों को अंदर ले आता है और ख़राब चीज़ों को बाहर फेंक देता है। जैसे ऑक्सीजन अच्छा है आने देता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर बन गया वो खराब है, हानिकारक है, इसको बाहर कर देता है। तो अच्छे चीज़ों को आने देता है, बुरे चीज़ों को, खराब चीज़ों को बाहर कर देता है। तो इसको सिलेक्ट करने का गुण होता है, इसमें चयन करने की क्षमता होती है, जिसके कारण इसको चयनात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं। ठीक है, इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, इस झिल्ली में छोटा छोटा, इस छिद्र से लिक्विड या गैस अंदर बाहर आ जा सकता है। और किसको आने देता है, किसको जाने देता है? तो जो उसके काबिल है वही जाएगा, जो उसके लिए ज़रूरी है उसको अंदर आने देता है, और जो इसका काम खत्म हो गया जिसको उसको बाहर कर देता है। ठीक, तो जो जरूरी है उसी को, ऐसा नहीं कि अंदाजी कोनो भी चीज़ घुस जाएगा, नहीं घुसने देगा,
या अंदर से किसी को भी माइटोकॉन्ड्रिया को या लाइसोसोम को निकाल के फेंक देगा, नहीं फेंकेगा, है ना। जो खराब हो गया, जो इसका लायक नहीं है, उसी को बाहर करने देता है, उसी को बाहर निकलने देता है, और जो उसके काबिल है उसी को अंदर आने देता है। तो कितना अच्छा है। इसीलिए इसको बोलते हैं चयनात्मक पराग में झिल्ली, माने खुद से ये चुन लेता है। हम लोग जैसे सांस लेते हैं तो कोशिका इसको, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, यहाँ देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ, कोशिका के अंदर ही है, ठीक। सांस लिए, चला गया फेफड़ा में, फेफड़ा से ब्लड द्वारा इधर पहुंचता है, तो फिर इसको तो आना है, इसी से पास होना है। ये कोशिका झिल्ली से ही अंदर घुसेगा, तब नहीं यहाँ जाएगा कहाँ पे, ये माइटोकॉन्ड्रिया पास। अब हम लोग सांस लेके थोड़ी कोशिका को कहते हैं कि घुसाओ, ये ऑक्सीजन भेजे, घुसाओ उसको अंदर, है। ये ऑटोमेटिक काम कर लेता है, अपने आप समझ जाता है कि अच्छा चीज़ है, ऑक्सीजन है, आने दो, और जो खराब है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर। तो हम लोग बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये कोशिका अंदर कर, अंदर कर, अंदर कर, हवा भेज रहे हैं, ऑक्सीजन भेज रहे हैं। तो ऐसा तो कहते नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। इसलिए चयनात्मक पराग में झिल्ली है, ऑटोमेटिक हो जाता है, चुन लेता है ये, ठीक। आए बात समझ में। तो ये कोशिका झिल्ली में हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। एक बार देख लेते हैं कोशिका झिल्ली क्या है। जंतु का सबसे बाहर का झिल्ली, पौधा में सबसे बाहर के अंदर वाला, यानी दूसरा बाहर वाला, दूसरा वाला झिल्ली है, ठीक है। बाहर से गिने तो पहला कोशिका भित्ति और दूसरा वाला कोशिका झिल्ली। ये बना क्या चीज़ से है, तो 40% प्रोटीन, 50% प्रोटीन, 40% लिपिड और 2 से 10% मान चलिए कार्बोहाइड्रेट। इसका काम क्या है, तो बाउंड्री या सेपरेशन का काम करता है, एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करता है। और इसका काम क्या है, तो अच्छी चीज़ों को अंदर आने देता है, खराब चीज़ों को बाहर निकाल देता है, इसलिए इसको चयनात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं, ठीक। दूसरा आते हैं कोशिका भित्ति में। कोशिका भित्ति, क्योंकि ये भी क्या है, बॉर्डर है ना। ये पौधा में सिर्फ पाया जाएगा, ओनली प्लांट्स, पादप में। तो तभी से बोल रहे हैं कोशिका झिल्ली के बाहर में एक और झिल्ली पाया जाता है पौधा में, तो इसी को कहते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। तो कोशिका भित्ति किसको कहते हैं, तो ये सिर्फ पादप में पाया जाता है, यानी पौधों में। और कोशिका झिल्ली के बाहर में एक और झिल्ली होता है, उस झिल्ली को कोशिका भित्ति कहते हैं, सिर्फ पौधा में, ठीक, जंतु में। ये क्या चीज़ से बना हुआ है, तो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, सेल्यूलोज से। इसका काम क्या है, तो इसको मोटे और कठोर आवरण प्रदान करता है, पौधों को मोटा और कठोर बना देता है। जैसे पौधा सब क्या रहता है, बहुत मोटा कठोर रहता है ना। जानवर जैसे, आदमी जैसा कमजोर थोड़ी रहता है। हम लोग को जैसे चमड़ा ये छूने से दर्द देने लगता है, ये निकल जाता है। उन लोग का इतना कमजोर तो जाता है कि ऐसा मसलेंगे तो मसला आ जाएगा। तो कठोरता और मोटा और कठोरता उसको कठोर आवरण प्रदान करता है, जिससे वो अपना सुरक्षा और आकार को वो बनाए रखता है, ठीक है। तो ये मेन काम इसका है, सुरक्षा प्रदान करना, उसको कठोर बनाना। अभी ये क्यों जरूरी था, क्यों जरूरी था पौधों को, ये अलग से एक उसमें कवरिंग किया गया है, मतलब एक और लेमिनेशन किया गया है। जंतुओं में एक है, उसके बाहर में एक और इससे मोटा तगड़ा लेमिनेशन समझिए तो कर दिया गया है उसके ऊपर में। तो क्यों ये जरूरी था, क्योंकि देखिए जीव जंतु या इंसान मान चलिए, जीव जंतु जो भी है, कोई भी जीव जंतु हो, चाहे जंगल का हो या पालतू वाला हो या जंगली हो, तो सभी जीव जंतु का एक आवास होता है ना। जैसे आदमी ज़्यादा धूप करने लगा, छाता ले लिए, या पेड़ के नीचे चल छाँव का तलाश करने लगते हैं। जीव जंतु भी वैसे ही, धूप ज़्यादा मिल गया तो छाँव का तलाश करेंगे, पानी आ रहा है तो बचने का तलाश करेंगे, घर घुस जाएंगे, या फिर अपना, सबका अपना घर होता है, जीव जंतु का भी, इंसान का भी अपना घर घुस जाएंगे। यानी जैसा परिस्थिति है उसके अनुसार खुद को बचाने के लिए जीव जंतुओं के पास पैर है, वो भाग के और अपना सही सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकता है। बाहरी वातावरण से बचने के लिए, बाहर का धूप, पानी, ठंडा, आंधी, तूफान, सबसे बचने के लिए उसके पास है हथियार। वो खुद चल करके और उससे बचने का प्रयास कर सकता है और बच जाता है। लेकिन पौधा, बहुत ज़्यादा पानी आने लगा तो पौधा क्या कहेगा, पौधा तो बाहर, वो तो चल नहीं सकता, उन्हें नहीं घुसेगा, कूद ले जाके घर में घुस जाएगा कि पानी से बचेंगे। या बहुत ज़्यादा धूप का बर्दाश्त से बाहर हो गया तो नहीं भागेगा। कितनों ज़्यादा धूप हो, कितनों ज़्यादा बरसात हो, कितनों आंधी, कितनों तूफान, उसको वहीं पे डट के खड़ा रहना है पौधा को, वो तो चल फिर नहीं सकते हैं। तो ऊपरे वाला सोचा कि अगर हम ये पतलकोवा वाला खाली झिल्ली को दे देंगे, उसको भी थोड़ा सा आंधी करेगा ऐसा हो जाएगा, टूट जाएगा, थोड़ा सा धूप करेगा सूखा जाएगा, है। तो इसीलिए क्या किया, एक और मोटा परत उसके ऊपर चढ़ा दिया, है ना। ये जो
जीव जंतु जो कवरिंग दिया उसके ऊपर एक और कवर कर दिया, बोला ये रहेगा पौधा का कवरिंग जिसको कोशिका भित्ति कहा गया। ठीक, तो क्यों? क्योंकि वो इधर उधर नहीं जा सकते, उसको वहीं पे डट के रहना है, वहीं पे झेलना है सब कुछ। तो सब कुछ को झेलने के लिए एक एक्स्ट्रा आवरण उसमें चढ़ाया हुआ है, एक एक्स्ट्रा आवरण है जिसके कारण वो हर परिस्थिति को झेलने के काबिल बन जाए, वहीं पे रह कर बाहरी वातावरण में रह करके। आया समझ में? मेन काम क्या है? ठीक है, तो कठोरता और आकार, कठोर मेन बनाना। कठोर क्यों बनाना समझ में आ गया? क्योंकि उसका घर नहीं है, वो जहाँ है वहीं उसको रहना है ना। हम लोग जैसा नहीं भाग के घर घुस जाएगा, तो हम लोग जीव जंतु को कमजोर बनाया, थोड़ा सा वैसा देखते हैं तो भाग जाते हैं, घर घुस जाते हैं। ठंडा के दिन में लेदरा ढपा के सो जाते हैं, गर्मी के दिन में कूलर चला के सो जाते हैं, ऐसे ही में घुस जाते हैं, कुछ भी करते हैं उपाय। लेकिन पौधा का कोई उपाय नहीं है, वहीं उसको रहना, झेलना है। इसीलिए एक अलग से उसको सुरक्षा कवच समझिए दिया गया है। ठीक है, सुरक्षा कवच, सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो कोनो दिक्कत नहीं है दोनों चीज़ में, दोनों एक ही सेम चीज़ है। ये जीव जंतु है ना, एनिमल में सबसे बाहर, और प्लांट में जो सबसे बाहर रहता है उसको कोशिका भित्ति, और प्लांट में ये कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका भित्ति का अंदर दूसरा भाग है। ठीक, तीसरा देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में सूत्रकनिका कहते हैं। ठीक है, सूत्रकनिका, माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में, हिंदी में सूत्रकनिका, या हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखा जाता है ज़्यादातर बुक में। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो ये कोशिका के अंदर का भाग है। देखिए, कोशिका के बाहर का देख लिए, बॉर्डर देख लिए, पौधा वाला बॉर्डर को कोशिका भित्ति, मानव वाला या एनिमल जानवर वाला बॉर्डर को प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। अब बॉर्डर से अंदर घुसिए तो अंदर बहुत सारा अंग है, उसको एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर का ही एक भाग है, एक अंग है। ये क्या काम करता है? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, सबसे पहले अगर इसका खोज का बात करें तो अल्टमैन ने खोज किया था इसका। अल्टमैन ने इसका खोज किया था, लेकिन नाम दिया था एक बैंडा नामक वैज्ञानिक ने, है ना। नाम दिया था बैंडा नामक वैज्ञानिक ने, खोजा था अल्टमैन ने, है ना। तो अल्टमैन यानी थोड़ा अल्टर टाइप का रहा होगा, इसलिए खोज तो लिया, लेकिन नाम उसका देने नहीं सका। तो ये बैंडा जो है, ये बैंडा ये नाम दे दिया, है ना। तो खोज अल्टमैन, नाम दिया बैंडा नामक वैज्ञानिक। कभी कभी खोज में पूछ देता है कोई किसी से, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज याद रखे, अल्टमैन बैंडा। इसको देखिए, ये क्या करता है? ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा घर इसलिए इसको कहते हैं, ऊर्जा बनाता है ना। कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका काम क्या है? तो ऊर्जा निर्माण करना, ऊर्जा बनाता है ये। तो कैसे बनाता है? तो श्वसन के द्वारा, है ना। जैसे सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया कहाँ कंप्लीट होती है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना। जैसे बचपन में सोचते थे सांस जो है वो कहाँ से होता है? श्वसन की क्रिया नाक से होता है, सोचते थे। थोड़ा आगे बढ़े, चौथा पाँचवा क्लास में, छठा क्लास, सातवां क्लास में, तो पढ़े फेफड़ा में होता है, तो सोच रहे थे हाँ फेफड़ा में होता है। लेकिन ओरिजिनल में श्वसन की क्रिया होता कहाँ है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। न नाक में न फेफड़ा में, कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर है? फेफड़ा में है कि नाक में है कि यहाँ है कि यहाँ है? कहाँ है? पूरा शरीर में है, क्योंकि कोशिका तो पूरा शरीर में है। तो कोशिका पूरा शरीर में, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा पूरा शरीर के हर एक अंग में, हर एक जगह पूरा शरीर में। यानी इधर भी कोशिका, इधर भी कोशिका, उधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह कोशिका है और हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि श्वसन की क्रिया पूरा शरीर का एक एक अंग में, हर जगह श्वसन की क्रिया होती है ना। तो ये गलत फहमी में नहीं रहना है कि फेफड़ा में होता है श्वसन की, नहीं। फेफड़ा खाली का है, और हवा को भरने को गुब्बारा है, उसमें हवा भराता है, वो स्टोर रूम है, समझिए, हवा का। हवा भराता है, फिर वहाँ से बंटवारा होता है, फिर वहाँ से पूरा शरीर से चूस के ला करके दे दिया जाता है फेफड़ा, फिर उसको बाहर कर देते हैं, फिर अंदर करते हैं, फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से पूरा बंटवारा होता है पूरे शरीर में, और उसको ले जाता कौन है? ब्लड, है ना, खून, रक्त। तो सब आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो इसमें श्वसन की क्रिया होती है ना। तो श्वसन की क्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर, और कोशिका पूरा शरीर में है, यानी श्वसन की क्रिया भी पूरा शरीर में होता है। श्वसन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से जाएंगे। फिलहाल माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा। श्वसन के दौरान ही इसमें ऊर्जा बनता है, इसलिए श्वसन इसमें आ गया। तो श्वसन के दौरान क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। तो ये ऊर्जा कहाँ बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही, क्योंकि श्वसन जो लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उससे ऑक्सीजन जाता है, और शरीर से जो भोजन जो किए उससे ग्लूकोज मिलता है, और यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है।
कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसमें से ऊर्जा हमारा काम आ जाता है, ताकत मिल जाता है, हमको एनर्जी मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, जल भी शरीर में रहता है। ठीक है, तो 3 चीज़ निर्माण होता है यहाँ पे। क्या क्या उसको देखते हैं, उसको क्रेब्स चक्र कहते हैं ना। तो श्वसन के दौरान क्या निर्माण होता है, C6H12, C6 कहाँ लिखे, ये C6H12O6, ये ग्लूकोज है, इसमें मिल जाता है ऑक्सीजन, तो ये बनता है H2O प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। ठीक है, खाना वाना खाते हैं ना, तो वहाँ से ग्लूकोज मिलता है हमको, ग्लूकोज, और ग्लूकोज सांस लिए उससे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गया ब्लड के सहारे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ग्लूकोज और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों मिल गया, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो ये टूट जाता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में। तो ये जो ऊर्जा बन गया, उसी से शरीर में एनर्जी मिल गया, ऊर्जा मिल गया, काम धंधा करने में काम आ रहा है। ये जो पानी बन गया वो भी शरीर में रहता है, कोशिका में रहता है। और ये जो CO2 बन रहा है, ये CO2 को बाहर हम लोग फिर श्वसन द्वारा छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिया होता है, इसी को बहुत सारा चक्र होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो उसमें से एक ये चक्र है, तो इसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। ठीक है, इसमें 38 ATP का ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा बनता है। ठीक है, 38 ATP ऊर्जा बनता है। ATP का फुल फॉर्म कहिएगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये 38 ATP ऊर्जा बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के द्वारा, है ना। तो चूंकि श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा गृह, ऊर्जा घर। ठीक, कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ सेल, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। आए बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो केंद्रक में पहुँचे हैं, है ना। इसी तरह केंद्रक देखते हैं हम। देखिए केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद कोई जरूरी नहीं कि उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मतलब कुछ अंदाजे पढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, नहीं, अंदर बस घुस गए, जो दिख रहा है उसको कर दें। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। केंद्रक, केंद्रक देखिए बीच में होता है, ये केंद्रक, केंद्रक, केंद्रक में क्या होता है, देखिए केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, न्यूक्लियस। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1881 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट ब्राउन, याद रखिए, ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, है ना। और इसका ये केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, पिछला वीडियो में सबको बताए थे ना। तो केंद्रक न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में किया था। कहेगा ये क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, तो ये बना होता है प्रोटीन और DNA 10%, प्रोटीन रहता है 80%, DNA 10% और बाकी कुछ कुछ रहता है वो सब 10%, है ना। तो प्रोटीन ज़्यादा रहता है इसमें, प्रोटीन और DNA मेन है ना। प्रोटीन 80%, DNA 10% और बाकी RNA, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब कुछ कुछ रहता है ना। तो प्रोटीन इसमें 80%, DNA 10%, याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने इसका खोज किया था। तो केंद्रक क्या है, केंद्रक देखिए कोशिका के बीच में एक और गोल सा संरचना इस तरह का, इसको केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है, तो केंद्रक के अंदर बहुत सारा चीज़ पाया जाता है, तो उसको भी एक एक करके आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल खाली नाम जान लेते हैं क्या क्या होता है। केंद्रक के अंदर में केंद्रिका पाया जाता है। केंद्रक के अंदर मतलब एक और केंद्रक होता है, केंद्रक का भी एक केंद्रक होता है जिसको केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, केंद्रक का जो केंद्रक है उसको केंद्रिका कहा जाता है। ठीक, और आगे फिर पढ़ेंगे जब जीव द्रव्य पढ़ेंगे, कोशिका द्रव, तो कोशिका वाला को कोशिका द्रव कहते हैं और केंद्रक में जो द्रव पाया जाता है उसको केंद्रिका द्रव कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रक द्रव और जीव द्रव उसको देखेंगे वहाँ, लेकिन फिलहाल देखिए कोशिका का अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर भी एक और केंद्रक होता है उसको केंद्रिका कहते हैं। और ये केंद्रक के अंदर और क्या पाया जाता है, तो DNA पाया जाता है, RNA पाया जाता है, गुणसूत्र, ये सब इसके अंदर पाया जाता है, DNA, RNA, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र क्या है, जिससे अनुवांशिक गुण, अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर ट्रांसफर होता है ना, उसको DNA के द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा, है ना। जैसे किसी का बाप दादा चंडला है तो बेटो चंडला हो जाता है, कोई हैवी है तो उसका पूरा खानदान रहता है ऐसा, है ना, ट्रैक्टर जैसा। तो ये जो गुण होता है वो लक्षण, वो जो ट्रांसफर होता है किसके द्वारा, तो DNA, RNA यानी गुणसूत्र के द्वारा। ठीक, तो उसको DNA एक अलग चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, DNA, RNA, गुणसूत्र, ये सब अलग एक चैप्टर में देखेंगे, कोशिका में ही देखेंगे लास्ट में। फिलहाल जानिए कि ये कहाँ होता है, तो केंद्रक के अंदर। ठीक,
डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, ये सब केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, सेल का ब्रेन कहते हैं, यानी कोशिका का दिमाग का, कोशिका का कंट्रोल करने वाला अगर कोई है, कोशिका को कंट्रोल जो करता है तो वो है केंद्रक, ठीक है। तो कोशिका का कंट्रोल कहते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं, या कोशिका का प्रबंधक, यानी ये कंट्रोल पूरा कोशिका को, पूरा शरीर को नहीं, पूरा कोशिका को, शरीर को तो कंट्रोल ये दिमाग कर रहा है, उसी तरह पूरा शरीर का दिमाग, ये दिमाग है मस्तिष्क, तो कोशिका का मस्तिष्क कौन है, कोशिका का ब्रेन कौन है, तो केंद्रक है। यानी केंद्रक ही पूरा कोशिका में देखता है, यही पूरा इसको देखता है कि कौन क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सही से, है ना, पूरा कंट्रोल यही करता है ना। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा ऊर्जा बना, थकना नहीं है ना, ऊर्जा बनाते रहो। फिर और भी बहुत सारा रहता है जिसका अलग अलग काम है, अभी देखेंगे, अभी तो 3-4 को हमने देखे हैं, तो उसको कहेगा वो काम करे ना, तो मतलब कंट्रोल यही करते रहता है, देखते रहता है सबको, है ना, टुकुर टुकुर, कि कोई रिया तो नहीं रहा है ना, सब सही से अपना काम धंधा कर रहा है कि नहीं, तो वो कंट्रोल पूरा ये करता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर केंद्रिक आरएनए, डीएनए, गुणसूत्र होता है, जिसका कि खुद बहुत बड़ा काम है ना, आनुवंशिक गुणों का ट्रांसफर करना है। तो वो सबको देखेंगे डीएनए आरएनए चैप्टर में। फिलहाल जानिए न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन, इसके अंदर ये सब पाया जाता है। ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का प्रबंधक, यानी ये पूरा शरीर कोशिका को, पूरा कोशिका को कंट्रोल यही करता है, ठीक। तो हमको नहीं लगता इतना सा में कोई दिक्कत होगा। तो ये चारों अंक देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं इसका आगे का अंक। देखिए अगला है राइबोसोम, देखते हैं, ठीक है। राइबोसोम का खोज J.E. पलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। J.E. पलाडे, राइबोसोम, है ना। और राइबोसोम का काम क्या है, तो प्रोटीन का ये निर्माण करता है, ठीक है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया देखे थे, वो क्या ऊर्जा बनाता है, इसलिए उसको ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन किस चीज़ बनाता है, तो एमिनो एसिड से ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम को क्या कहा जाएगा, प्रोटीन का फैक्ट्री, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री। देखिए 2 तरह का राइबोसोम होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पे 2 भागों में इसको बांटा गया है राइबोसोम को। एक ठो को 7S कहते हैं, एक ठो 80S, 7S लिख दिए, 70S और एक 80S। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मतलब होता है कि आकार के आधार पे, और आकार मतलब क्या कि दिखने में बड़ा नहीं है ना, वजनदार, है ना। जैसे एक इतना बड़ा चीज़ है और एक इतना बड़ा, अगर ये वजनदार है, ये हल्का है, तो ये हो गया ज़्यादा बड़ा, है ना। तो इसके आधार पे इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। यानी किसी चीज़ को पानी में डुबा देंगे तो कौन जल्दी डूबेगा, तो अगर ये हल्का है, ये भारी है, ये भले ही छोटा है लेकिन जल्दी डूब जाएगा। तो जो तरल चीज़ों में जल्दी डूब जाए, तो उसके आधार पर 2 भाग बांटा गया, एक ठो 7S, एक ठो 80S। 70S यानी कि छोटा रहेगा और 80S बड़ा रहता है। 70S जो होता है प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 तरह का कोशिका होता है, उसको आगे देखेंगे, ये अंक खत्म हो जाएगा उसके बाद, है ना। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। प्रोकैरियोटिक जो है अविकसित कोशिका होता है, इसमें पूरी तरह से इसका कोशिका अंग विकसित नहीं होता है, केंद्रक पूरा तरह से विकसित नहीं होता है, बहुत सारा अंग इसमें नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो पूरी तरह से विकसित कोशिका होता है, जो कि मानव और पौधों में पाया जाता है, ठीक है, और ये सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। तो ये यूकैरियोटिक में ये पाया जाता है 80S, और ये 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो मेन इसका याद रखिएगा, प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम। खोज कभी कभी पूछ देता है, तो पलाडे नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, ठीक है। और ये क्या करता है, एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे बढ़ते तो लाइसोसोम क्या है, तो इसका खोज देखिए डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था 1955 ईस्वी में। लाइसोसोम का खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था 1955 ईस्वी में। अब डी डुबे को ऐसा समझिएगा, ले डुबे कहिएगा ना, ले डुबे यानी ये सबको ले डूबता है ना, मार देता है। तो इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को ही, है ना। तो लाइसोसोम आत्महत्या की थैली मार देता है खोज के। तो ले डूबे कहिएगा ना, डी डूबे नहीं कहकर ले डूबे, यानी ये ले डुबा देता है सबको, है ना। तो ले डूबे, डी डूबे, लाइसोसोम खोजा था, है ना। तो नाम में ऐसा है तो है ना, वैसे ही काम करता है। हालांकि अच्छे चीज़ को नहीं मारता है, ठीक है, जो कचरा हो गया वो सबको। तो लाइसोसोम का काम क्या है, इसका काम प्रोटीन बनाना,
लाइसोसोम का काम है, इसमें देखिए 24 टाइप का एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम में 24 तरह का एंजाइम पाया जाता है, जिसमें से एक एंजाइम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसको बोलते हैं जल अपघटक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या जल अपघटक एंजाइम कहते हैं, जो कि लाइसोसोम में पाया जाता है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम जो है कोशिका के अंदर का जो अंग है, कोई अंग जैसे मर गया या काम नहीं कर रहा है, जैसे राइबोसोम मर गया, काम नहीं कर रहा, राइबोसोम एक अंग है कोशिका के अंदर, ये कोशिका के अंदर राइबोसोम, यहाँ पे है लाइसोसोम, ये राइबोसोम है छोटा सा, ये काम नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, एक एंजाइम इसमें छिड़क देगा, एंजाइम छिड़क देगा। अब एंजाइम छिड़क देगा तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शरीर के अंदर कोई अंग, अगर कोई अंग नहीं यानी कोशिका के अंदर का अंग है ना, ऐसे का हाथ पैर नहीं, कोशिका के अंदर का जो छोटा छोटा अंग है, वो सब अंग अगर काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया या मर गया चोट उट लगने के कारण, तो उसको पाचन का काम करता है, उसको साफ सफाई का काम करता है ये लाइसोसोम। यानी उसमें एक केमिकल छोड़ देता है, एक एंजाइम छोड़ देता है, जिससे वो क्या होता है, पच जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी उसको खा पी के पचा देता है। ठीक है, तो पचाने का काम, साफ सफाई का काम, जैसे साफ सफाई भी तो जरूरी है। जैसे कोशिका मर गया शरीर के अंदर, अब हम उसको थोड़ी खोज के निकालेंगे कहाँ पे कोशिका कौन मर गया, उसका लाइसोसोम मर गया, हम लोग को पता नहीं चलता कि कौन लाइसोसोम है, कौन दिखता ही नहीं, का पता चलेगा। हम लोग खाली जानते हैं हार्ट, फेफड़ा, किडनी उडनी ये सब जानते हैं, है ना। अब लाइसोसोम मर गया तो हम लोग कहाँ खोजेंगे लाइसोसोम को, तो ये लाइसोसोम नहीं, लाइसोसोम तो खोजने वाला है ना। जैसे राइबोसोम मर गया, माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, कहाँ खोजेंगे हम, कहाँ गया राइबोसोम मर गया, उसको निकालेंगे नहीं निकाल सकते। तो ये लाइसोसोम का काम है वही है, ये देखते रहता है कि कहीं कोई दिक्कत करेगा, कोई काम नहीं करेगा, या कोई मर गया, या नौटंकी कर रहा है, कोई काम सही से नहीं कर रहा है, तो उसमें एंजाइम छिड़क दो, मार दो, उसको नष्ट कर दो, है ना रहे बांस ना बाजे बांसुरी, मैंने वो खत्म कर दो, काम नहीं कर रहा है तो। ठीक है, या मर गया तो उसको खा जाओ, पचा दो, तो ये काम करता है लाइसोसोम। इसलिए इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। लेकिन आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक तो बताया कि दूसरा को मारता है। आत्महत्या मतलब होता है कि खुदे मर जाना। कभी कभी ये दूसरे को मारते मारते अपने खुदे ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आइटम बम ऑफ सेल भी इसको कहते हैं, यानी आत्महत्या की थैली भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होगा, पूरा कोशिका अगर मर गया, ये बड़ी जिंदा है, अब इतना को पचाना है, अब उतना केमिकल कहाँ पर तो खुदे फाड़ देता है खुद को, है ना, ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि पूरा ये हो गया, पच गया और खुदो मर गया, है ना। तो कभी कभी खुदे को ब्लास्ट कर लेता है, आसपास अगर बहुत ज़्यादा कोशिका का अंग या बहुत ज़्यादा कोशिका मर गया तो उसको साफ करने के लिए खुदे फट जाता है, खुद ब्लास्ट हो जाता है, और उसको ये अपना एंजाइम द्वारा उसका पाचन कर देता है। तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, यानी कि आत्महत्या की थैली, यानी दूसरों को मारते मारते खुदो कभी कभी ब्लास्ट हो जाता है ना, तो इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर लाइसोसोम, जैसे ये कोशिका का अगर लाइसोसोम में मर गया, तो जैसे ये सब मर गया तो उसको तो ये साफ कर देगा। अभी यही मर गया तो कौन साफ करेगा, तो अगर ये मर गया लाइसोसोम या पूरा कोशिका मर गया, तो इसका करता अगल बगल वाला कोशिका फिर लाइसोसोम को, अगल बगल का जो कोशिका है, क्या सामने सामने बहुत सारा कोशिका है, तो उसका लाइसोसोम ये इसको साफ करने का काम करता है। ठीक है, तो शरीर के अंदर जो भी कोशिकाओं में जो भी गड़बड़ी होता है, कोई काम नहीं कर रहा है, या कोई अंग काम नहीं कर रहा है, या फिर किसी का मर गया, किसी को चोट उट लगने से मर उड़ गया, तो उसका साफ सफाई का काम लाइसोसोम करता है। ठीक, इसलिए और कभी कभी फट करके सुसाइड, खुद को ब्लास्ट करके और खुद भी ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद देखेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या है, इसको गोल्जी काय भी कहते हैं हिंदी में, या गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी इस तरह का कुछ संरचना होता है ना। तो ये गोल्जी बॉडी क्या करता है, देखिए परिवहन का काम करता है। ठीक है, इसका खोज पहले देख लेते हैं। खोज किया था कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, तो अपने नाम में को रख दिया है ना, गोल्जी बॉडी। ये लोग भी अपने नाम को लिख देता था, ठीक है रहता। ये डी डूबे था, ले डूबे नाम रख देता था, ठीक है, जुटबो करता, ले डूबे माने सबको डुबा देता है और अपना डूब जाता है, ले डूबे, है ना। ये पलाडे भी अलग से नाम नहीं याद करना पड़ता, अपने नाम से रख देना, चाहे बुड़बके रहा हो। ये होशियार था कैमिलो गोल्जी, अपने नाम रख दिया, हाँ हम खोजे, हमारा नाम रहना चाहिए, गोल्जी बॉडी कहेंगे उसको। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये गोल्जी बॉडी का काम कहा, देख कोशिका के अंदर अभी तक पढ़े ऊर्जा बनता है, और क्या बनता है, यहाँ से प्रोटीन बनता है। ठीक है,
तो जैसे ऊर्जा और प्रोटीन बना, तो उसको तो कोई ले जाने वाला भी तो होनी चाहिए ना, है? जैसे कोशिका पूरा शरीर में है, तो पूरा शरीर में ऊर्जा बन रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हाथ को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, पैर को कम ऊर्जा चाहिए, कभी कभी मुंह को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, पैर को कम चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं, अब क्लास ले रहे हैं, तो हमको मुंह चल रहा है पूरा गनगना के, तो मुंह को भी ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, है ना। हाथ पर में, हाथ को भी चाहिए लिखने उठने में, लेकिन पैर से ज़्यादा दौड़ नहीं कर रहे, तो पैर में थोड़ा कम ऊर्जा रहता चलता, लेकिन पैर में तो ऊर्जा बन रहा है, और मुंह वाला ऊर्जा जल्दी जल्दी बन रहा है, खत्म होते जा रहा है ना। काम कर रहे हैं, इसमें काम करने से ऊर्जा खत्म होता है। तो ऊर्जा ऐसा क्या होगा, जैसे कि मुंह का जो ऊर्जा बन रहा है मुंह में, या हाथ में लिख रहे हैं, तो हाथ से ऊर्जा जो बन रहा है वो तो खत्म होते जा रहा है। अब इसमें क्या होगा कि कोई रहना चाहे जो कि नीचे से ऊर्जा को ऊपर लेकर आए। तो अगर कोई शरीर का कोई अंग काम करते करते थक गया, जैसे बोलते बोलते हम थक गए, और खाली यही मुंह में जो ऊर्जा बनता उसी ऊर्जा की सहायता से बोलते, तो ऐसे बोलते 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 चुपचाप हो जाता, मुंह में खाली चलता, आवाज़ वो नहीं निकलता है। अब क्या समस्या है, तो ऊर्जा चाहिए, तो क्या करेगा, इधर शरीर वाला बाकी शरीर का ऊर्जा जो है तो बेकार जा रहा है, अभी काम उधर नहीं हो रहा है, तो वहाँ वाला ऊर्जा को पूरा ट्रांसफर कर देगा मुंह में, है। जैसे कोई दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है पैर में, यानी पैर में ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है, तो पूरा शरीर का ऊर्जा को पैर में भेज देता है। कौन भेजता है, परिवहन का काम करता है ये गोल्जी बॉडी, है ना। इसीलिए जब भी थकान महसूस होता है तो कहीं एक जगह नहीं थकान होता है कि नहीं हाथवा खाली थकल थकल लग रहा है, या पैरवा खाली थकल, पूरा शरीर जैसे दौड़ रहा है पैर से, पूरा शरीर ये हो जाता है उसका, है ना। तो क्या है, ऊर्जा पूरा शरीर का लॉस होता है। काम भले ही एक अंग करे, लेकिन पूरा शरीर का ऊर्जा लॉस होता है। तो इसको कंट्रोल, इधर उधर ऊर्जा भेज कौन रहा है, ये गोल्जी बॉडी, है ना। गोल्जी बॉडी जहाँ पर ज़्यादा खर्चा करा, एक्स्ट्रा ऊर्जा है तो उसको खींच के उधर पहुँचा देगा, ठीक है। क्योंकि कोशिका पूरा बिछा हुआ है, ये कोशिका से वो कोशिका दे दिया, ये गोल्जी बॉडी जो है ये दूसरा कोशिका में भेज दिया, ये वाला उसका गोल्जी बॉडी फिर दूसरा में, ऐसे करते 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 जहाँ ज़रूरत है, जहाँ ज़्यादा ऊर्जा खर्चा हो रहा है, वहाँ तक ऊर्जा का ट्रांसफ़र किया जाता है गोल्जी बॉडी द्वारा। गोल्जी बॉडी उसका काम करता है ऊर्जा को ट्रांसफ़र करने का काम, ठीक है। तो याद रहेगा, गोल्जी बॉडी, गोल्जी उपकरण क्या करता है, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। ऊर्जा नहीं, कोई भी चीज़ को, प्रोटीन को भी अभी ज़रूरत अगर कहीं पे है तो प्रोटीन को भी पहुंचाएगा, ठीक है। तो परिवहन का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। अब असल में कब जरूरत पड़ता है, तो ये जैसे मुंह अभी बोल रहा है, हमको मेरा कोशिका क्या कर रहा होगा, नीचे से ऊपर ऊर्जा ला रहा होगा, है ना। और नहीं तो लाना छोड़ देगा तो मुँह में कितना देर तक कोशिका बनेगा, थक जाएंगे, है ना। तो ये पूरा शरीर को कंट्रोल रखता है ना, यानी बंटवारा पूरा शरीर में, जिधर ज़रूरत है ज़्यादा उधर ले जाता है, जिधर ज़रूरत नहीं उधर नहीं ले जाता है, यानी पूरा शरीर को संतुलित रखता है, ठीक ठाक रखता है, सही सलामत रखता है, ऊर्जा का बंटवारा सही से कर देता है। ये कौन, गोल्जी उपकरण। आए बात समझ में। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उम्मीद समझ में आ रहा होगा, तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, अभी थोड़ा कम देखते हैं, कम स्टूडेंट की भी कमी है, तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए और लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा रफ्तार भी बढ़ेगा, और कोशिश करेंगे और अच्छा समझाने का। अभी तो बस शुरुआत है, देखना आगे होता क्या है, बस आपका एक सपोर्ट अगर रहा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका आगे का अंग देखेंगे, है ना। बहुत सारा अंग अभी बचा हुआ है, ठीक है, 7 हुआ लगभग, हमको लगता है 4-5 को और अंग है, वो सबको देखेंगे अगले वीडियो में। 4-5 कुछ और अंग है, वो सबको अगले वीडियो में देखेंगे, और वही वीडियो में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी समझ लेंगे, ठीक है। और उसी में पादप और जंतु में एक अंतर समझ लेंगे कि ये दोनों में क्या क्या अंग है जो कि दोनों में पाया जाता है, क्या क्या है कि सिर्फ एक में पाया जाता है। तो वो सबको अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये कोशिका का अंग जो है वो समाप्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही आपके साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।